हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। वॉइस, कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हमें टेंस का भी पता होना चाहिए कि टेंस के जो काइंड हैं वो कितने होते हैं, टोटल कितने टेंस होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है टेंस। मेनली टेंसेज आर ऑफ थ्री काइंड्स। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स ऑफ ईच टेंस। मतलब जितने भी टेंस हैं उनके फोर पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के भी फोर पार्ट्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये इनके पार्ट्स हैं। तो टोटल आप देख सकते हो कि टोटल एक टेंस के अगर 4 पार्ट्स हैं तो टोटल होते हैं 12, 12। तो 12 पार्ट्स इनके हैं, जिनमें से एक्टिव से पैसिव केवल किन टेंस का बनता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसीलिए पहले मैंने यहाँ पर आपको टेंस का बता दिया कि टेंस कितने होता है। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी, प्रेजेंट परफेक्ट का भी। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट का भी होता है। फ्यूचर में केवल फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही होता है। तो आप देख सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। कितने टेंसेस हम चेंज कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब 8 टेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब चेंज हम कैसे करते हैं, इसके कुछ रूल होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो जो प्रोनाउन होता है, अगर किसी का नाम आ रहा है, अगर किसी का नाम है, मान लो राम लिखा है, तो राम का एक्टिव वॉइस में भी, एक्टिव वॉइस में भी राम ही रहेगा और पैसिव वॉइस में भी राम ही रहेगा। जैसे सीता है, सीता एक्टिव वॉइस में भी सीता रहेगी और पैसिव वॉइस में भी सीता ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर प्रोनाउन है, आई को हमें चेंज करना है, तो आई का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस मी, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस, दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर और इट का इट ही रहेगा। तो ये कुछ प्रोनाउन है, इनके ऑब्जेक्टिव केस या फिर इनको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। जो इस साइड, जो लेफ़्ट साइड लिखे हैं उन्हें नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, और ये जो है, जो राइट साइड लिखे हैं, ये है ऑब्जेक्टिव केस। तो एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं कोई भी सेंटेंस, तो नॉमिनेटिव केस में जो भी सब्जेक्ट होता है वो बन जाता है ऑब्जेक्टिव केस। तो कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया है कि राम का राम, सीता का सीता, कोई भी नेम है वो चेंज नहीं होगा। हाँ, प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन इस तरह से, इनके जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो आप देख सकते हो। ओके, इनको सेंटेंस में कैसे हम चेंज करेंगे ये अब हम देखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस में लूँगी, दे ईट एप्पल्स। अब सेंटेंस तो आपको पता ही होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट दे है, ये सब्जेक्ट है, ईट ये वर्ब है, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है, और एप्पल्स ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो आ जाता है सब्जेक्ट की जगह, और जो सब्जेक्ट होता है वो जाता है ऑब्जेक्ट की जगह। जो वर्ब होती है वो एज इट इज़ बीच में ही रहेगी हमेशा। तो एप्पल्स हम एप्पल्स ही लिखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, एप्पल्स। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब तो हर सेंटेंस में यूज़ होगी। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब भी आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। तो इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वर्ब के जो है दो टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट इज़ हेल्पिंग वर्ब, सेकंड इज़ मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को भी हम आगे फाइनाइट नॉन फाइनाइट में डिवाइड कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को भी प्राइमरी और ऑक्सिलरी में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी अभी आप जनरली देख लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? जैसे इज़ है, एम है, आर है, ठीक है, वॉज, और हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ओके, और मेन वर्ब क्या होती हैं? जो एक्शन वर्ड होते हैं, जैसे ईट, गो, कम, टीच, राइट,
इस तरीके से काफ़ी सारी मेन वर्ब्स होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ये है एक्टिव वॉइस में और हम इसे चेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। तो हेल्पिंग वर्ब सब में आएगी, हेल्पिंग वर्ब सब में आएगी। हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे मेन वर्ब, या फिर उसके लिए हम देखेंगे ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है। ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर आपको पहचानने में सेंटेंस आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो एक और तरीका है कि आप देखिए वर्ब किस फॉर्म में है। अगर यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे, हम इज़ एम आर का यूज़ करेंगे। इज़ एम और आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, वो आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे एप्पल्स है तो एप्पल्स आपको पता है कि प्लूरल है, एप्पल मतलब एक एप्पल और एप्पल्स मतलब बहुत सारे एप्पल। तो इसके साथ इज़ का यूज़ तो होगा नहीं, इज़ तो सिंगुलर के साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और एम का यूज़ भी नहीं होगा क्योंकि एम आई के साथ आता है। आर का यूज़ होगा क्योंकि आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। तो हमने यहाँ लिख दिया हेल्पिंग वर्ब आर। अब हम लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, ईट की थर्ड फॉर्म। ईट की थर्ड फॉर्म होती है इटन। मेन वर्ब की हमेशा जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। जैसे यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी तो यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर कोई भी फॉर्म हो, हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं। उसके बाद बाई, बाई सब में आता है। बाई कब आता है, बाई आता है ऑब्जेक्ट से पहले। ऑब्जेक्ट दे जो है, दे को हम चेंज कर देंगे किस में, दे को हम चेंज कर देंगे डैम में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डैम। बाई सब में आएगा। तो दे इट एप्पल्स मतलब वे सेब खाते हैं, और एप्पल्स आर इटन बाई देम मतलब सेब उनके द्वारा खाया जाता है। तो एक्टिव वॉइस में आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट पे हम एम्फेसिस करते हैं, सब्जेक्ट मेन होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। ऑब्जेक्ट पर हम जोर दे के कोई सेंटेंस बोलते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि हम दो तरीके से सेंटेंस को लिख सकते हैं। ये तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है। दो तरीके से सेंटेंस को लिखा जाता है और एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वही मेन होता है और इसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है। मतलब ऑब्जेक्ट पे हम फोकस करते हैं और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर हम फोकस करते हैं। ओके, तो ये एक सेंटेंस था। ये आपने देखा कैसे हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया। एक बार फिर मैं बता देती हूँ, दे ईट एप्पल्स। सबसे पहले हमें देखना है कि एक्टिव वॉइस में हम के सेंटेंस में हमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दी है। अगर यहाँ पे मान लो कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो वही हेल्पिंग वर्ब हम नीचे भी लिखते हैं। वही हेल्पिंग वर्ब मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन लिखते वैसा ही कुछ। और जहाँ पर नहीं है वहाँ हम देखेंगे मेन वर्ब किस फॉर्म में। अगर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो इज़म आर आएगा, और अगर मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो वर्ज या फिर वर आएगा। ओके, ये हमने कर दिया है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाय, और फिर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सब्जेक्ट। इस तरीके से हम चेंज करेंगे। जैसे दूसरा सेंटेंस है, वी हेल्प यू। वी हेल्प यू, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसमें हम क्या करेंगे, यू, यू जो है आपको पता है कि यू का यू ही होता है। यू को अगर हम आगे लिखा है, मतलब यू सब्जेक्ट है, हम उससे बना रहे ऑब्जेक्ट, तब भी यू आएगा। और यू ऑब्जेक्ट है, अगर हम उससे बना रहे सब्जेक्ट, तब भी यू ही आएगा। ओके, तो यहाँ यू आगे हम लिखेंगे इसे जब नॉमिनेटिव केस में तो यू ही आएगा। अब यू के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो यू के साथ हमेशा याद रखना कि यू के साथ आर ही लिखा जाता है। आर आ गई हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यू को हमेशा हम प्लूरल ही मानते हैं। तो आर के बाद मेन वर्ब जो है उसकी आएगी थर्ड फॉर्म। हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड। उसके बाद बाय आएगा, और वी, वी का आप देख सकते हो, वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस, तो यहाँ हम लिखेंगे अस। ओके, तो इस तरीके से ये करना है। यू का हमने लिखा यू, उसके बाद हमने लिखी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं थी। ओके, हमको क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा है, तो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने जो है देखा मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी है फर्स्ट फॉर्म में। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है इसीलिए हमने इज़, जब भी मेन वर्ब, मैंने पहले भी बताया कि जब भी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है हम इज़, एम या आर, इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करते हैं। क्योंकि जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब
जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं ये तीनों प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ पेंटिंग द बॉक्स। अब आप देख सकते हो कि सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो गया है। सेंटेंस कैसे चेंज हुआ है? पहला जो सेंटेंस था और दूसरा जो सेंटेंस था, ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस थे, लेकिन अब ये जो थर्ड सेंटेंस है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है द बॉक्स, तो द बॉक्स को हम आगे लिखेंगे, द बॉक्स। अब आप देख सकते हो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है इज़, इसका मतलब ऊपर इज़ है क्वेश्चन में, तो नीचे भी हम आंसर में भी हम इज़ एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इज़ एम आर, अगर ऊपर इज़ एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब है तो आंसर में भी इज़ एम या आर में से ही कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? वो आएगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है कि इज़ ऊपर लिखा है तो आंसर में भी इज़ ही आएगा। ओके, इज़ तो यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज़ लिखा जाता है। अब आंसर में आप देखो द बॉक्स, ये भी सिंगुलर है, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म तो है नहीं बॉक्स की, सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंगुलर फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? इज़ ही लिखेंगे। ओके, एक यहाँ पे शब्द, एक वर्ड और जुड़ जाएगा जो है बीइंग। ये बीइंग कहाँ पर जुड़ता है? जहाँ भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जहाँ भी मेन वर्ब के पीछे आईएनजी होता है वहाँ ये शब्द ज़रूर आएगा, और ये शब्द आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, इस बीइंग। और फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? पेंटिंग, यहाँ हो जाएगा पेंटेड, पेंटेड, इसकी थर्ड फॉर्म होती है पेंटेड बाय। अब ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आप देख सकते हो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? बाय हिम लिखेंगे। इस तरीके से इसको करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, जैसा कि यहाँ सब्जेक्ट ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ ऊपर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी थी, केवल मेन वर्ब दे रखी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि क्या हेल्पिंग वर्ब आनी है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी है और मेन वर्ब भी दे रखी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आएगी मेन वर्ब, और सॉरी मेन वर्ब नहीं, मेन वर्ब तो ये है, फिर आएगा ये वर्ड बीइंग, बीइंग आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले बीइंग। बीइंग हर उस सेंटेंस में आएगा जिसमें क्वेश्चन में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी होगी। यहाँ आईएनजी तो आप देख सकते हो, बीई के पीछे भी आईएनजी है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो बीइंग। पेंट की थर्ड फॉर्म होती है पेंटेड, तो यहाँ आ जाएगा पेंटेड मेन वर्ब। बाय, बाय तो सब में आता है, बाय का हिंदी मीनिंग होता है द्वारा। और हिम, यहाँ क्या आ जाएगा? हिम। हिम क्यों आया? क्योंकि जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ, तो सब्जेक्ट का ये नॉमिनेटिव केस ही है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि किसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस ही है, इनके ऑब्जेक्टिव केस आपको देखने पड़ेंगे। ओके, तो ही इज़ पेंटिंग द बॉक्स मतलब वह बॉक्स को पेंट कर रहा है। द बॉक्स इज़ बीइंग पेंटेड बाय हिम मतलब बॉक्स उसके द्वारा पेंट किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। फोर्थ है द पियोन इज़ रिंगिंग द बेल। ठीक, ये हो गया। अब आपको पता है यहाँ सब्जेक्ट है द पियोन, इज़ है हेल्पिंग वर्ब, रिंगिंग है मेन वर्ब, द बॉल है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा द बॉल। ओके, द बॉल है सिंगुलर, द पियोन भी सिंगुलर था तो इसलिए इसके साथ इज़ लिखा है हेल्पिंग वर्ब। द बॉल भी सिंगुलर है, इसके साथ भी हम इज़ ही लिखेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर भी मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगा होगा, आईएनजी फॉर्म होगी, वहाँ हम बीइंग ज़रूर लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग ज़रूर लिखेंगे, इज़ बीइंग। उसके बाद रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, ये थर्ड फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। और कौन सा टेंस किस सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको टेंस के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब आती है ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब जितने भी हमारे टेंस थे, हमारे टेंस मैंने आपको पहले भी बताया कि देयर आर टोटल
12 काइंड ऑफ टेंसेज। ओके, सो इनकी आपको क्या याद होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी याद होनी चाहिए सबकी, और मेन वर्ब भी याद होनी चाहिए। स्पेशली आपको हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से ही हम किसी टेंस को पहचानते हैं। हेल्पिंग वर्ब हर एक टेंस की अलग अलग होती है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी आपको लिंक दे दूँगी कि किस टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छे से समझ पाओगे। तो बीइंग, रंग, रंग है इसकी थर्ड फॉर्म। फॉर्म्स भी आपको याद होनी चाहिए वर्ब की, और ये है मेन वर्ब। उसके बाद हम लिखेंगे बाय द पियोन। द पियोन को हम सेम ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, फुल स्टॉप। तो यहाँ हमने क्या लिखा, सॉरी द बॉल नहीं, ये द बेल था। द बेल ये बन गया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, और इज़ हेल्पिंग वर्ब। बीइंग, बीइंग तो आएगा ही। बीइंग क्यों आएगा, मैंने पहले भी बताया कि जहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म होती है वहाँ बीइंग ज़रूर आता है। रंग है मेन वर्ब, बाई तो सब में ही आता है। द पियोन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो ये दोनों जो क्वेश्चन थे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के थे, और फर्स्ट के जो दो थे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हमने कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी हमने कर लिया। इसके बाद हम लास्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके सेंटेंस हम करेंगे, जैसे आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, ये है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आई क्या है, आई है सब्जेक्ट। हैव क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब। मैंने पहले भी आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखा रखी है, आपको ये पता होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब्स। कंप्लीटेड क्या है, ये है मेन वर्ब। द वर्क ये है ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, द वर्क लिखेंगे हम। अब देखो आई के साथ तो हैव आता है। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हैव जो है वो किसके साथ आता है, हैव आता है आई यू वी दे के साथ। मतलब आई यू वी और दे, इनके साथ आता है हैव, HAVE हैव। और जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, उनके साथ ना उन्हें प्रोनाउन होते हैं, उनके साथ हैज आता है। वैसे तो आई भी सिंगुलर है, लेकिन आई ही एक ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हम हैव लिखते हैं। इसको आप बोल सकते हो ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। बाकी जितने भी सिंगुलर होते हैं उनके साथ हैज आता है। तो ये ध्यान रखना कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव आता है, केवल आई को छोड़ के। मतलब आई सिंगुलर है लेकिन इसके साथ भी हैव आता है। ठीक, राम सीता ये सिंगुलर है, इनके साथ भी क्या आएगा, इनके साथ भी हैज आएगा। तो आई के साथ मैंने बताया आपको हैव आता है, लेकिन द वर्क है सिंगुलर, ये है सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा हैज़। ओके, हैज़ के बाद एक और यहाँ पर वर्ड आएगा, वो है बीन। बीन कहाँ आता है, जहाँ पर भी आप देखोगे हैज़, हैव या हैड है, या विल हैव, शैल हैव है। विल हैव, इनके पीछे भी हैव आता है फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो जहाँ पर भी आप हैज़, हैव या हैड जहाँ पर भी देखोगे, उसके बाद आपको बीन ज़रूर लिखना है। और जहाँ भी हैज़, हैव, हैड होता है, इनके बाद, इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में कि जहाँ पर भी हैज़, हैव या हैड होता है, वहाँ पर मेन वर्ब के बाद, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है हमको क्वेश्चन में। सो सबसे आसान यही सेंटेंस होता है। क्यों, क्योंकि इनमें एक तो मेन वर्ब पहले से दे रखी है। हमें क्या करना है, हमें केवल देखना है कि इस सब्जेक्ट के साथ हैज़ आएगा या हैव आएगा, बस इतना हमें देखना है। उसके बाद बीन आएगा, बीन के बाद थर्ड फॉर्म, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दे रखी है, कंप्लीटेड बाई आई। अब आई को हम क्या करेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो हम यहाँ लिखेंगे मी, मी। ओके, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने बताया बीन कहाँ पे आता है और बीइंग कहाँ पर आता है। जहाँ आईएनजी फॉर्म हो वहाँ बीइंग आएगा, आप देख सकते हो आईएनजी, और यहाँ भी बीइंग में आईएनजी है। जहाँ भी हैज़, हैव या हैड हो वहाँ पीछे बीन आता है, इनके पीछे हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पीछे ये शब्द आएगा। बस एक्टिव और पैसिव वॉइस में इसमें इतना ही अंतर है, आप देख सकते हो, बाकी सब कुछ सेम है, केवल बीन का ही अंतर है और केवल हेल्पिंग वर्ब का ही अंतर है। हेल्पिंग वर्ब तो हम इसके अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं।
somebody has stolen my ticket, किसी ने मेरा टिकट चुरा लिया है। ठीक, ये क्वेश्चन है। somebody ये सब्जेक्ट है, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। पहले आपको ये देखना भी आना चाहिए कि कौन सा वर्ड क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं है, बड़े आसान से सेंटेंस इनको आप कर सकते हो। और जितने भी सेंटेंस हैं वो असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, वो हम बाद में कराएंगे। अभी आप बस इतना देख लीजिए। माई टिकट, सबसे पहले माई, ये तो ऐसे ही आएगा, माई टिकट। इसके बाद somebody जो है सिंगुलर है, somebody के साथ हैज़ लिखा हुआ है। माई टिकट भी सिंगुलर है, इसके साथ भी हैज़ लिखा हुआ आएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था हैज़ हैव हैड के बाद बीन आएगा, तो बीन हमने लिख दिया। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में ही, स्टोलन बाय। अच्छा, यहाँ somebody है तो ये एक अनिश्चित सब्जेक्ट है, इनडेफिनिट सब्जेक्ट, मतलब जिसका हमें कंफर्म पता नहीं है कि somebody में कौन आ सकता है, कोई भी हो सकता है ना। somebody मतलब किसी ने भी चुराया। तो जो ये इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे somebody है, anybody है और someone है, anyone है, तो इनको हम by somebody नहीं लिखता है, बस हम मेन वर्ब लिख के सेंटेंस छोड़ देते हैं, मतलब यहाँ पर सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। by somebody लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस तरीके के भी सेंटेंस तो हमने आज देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। अगर आप लोगों को टेंसेस के, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं PDF आपको अवेलेबल करा दूँगी और कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूँगी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।